June 1984, Operation Blue Star. Was the operation well planned and well executed? Did the army misjudge the situation? Find out in our special series, Operation Blue Star, The Untold Story. नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। अपने घर का सपना हर इंसान देखता है और इस सपने को पूरा करने के लिए वो जिंदगी भर की कमाई भी लगा देता है। लेकिन जब इस अपने घर का सपना कुछ लोगों की धोखाधड़ी के चलते पूरा ना हो पाए तो कसूरवार को कटघरे में खड़ा करना जरूरी बन जाता है। रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बिल के आने से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आएगी और जो बिल्डर ग्राहकों के साथ मनमानी करते हैं उन पर शिकंजा कसेगा। रियल एस्टेट बिल के जरिए सरकार की कोशिश पूरे सेक्टर के लिए कॉमन रेगुलेटरी सिस्टम बनाना है। बिल में कहा गया है कि बिल्डर अथॉरिटीज से मंजूरी लेने के बाद ही परियोजना शुरू कर सकता है और निर्माण शुरू करने से पहले इसकी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। इन्होंने कहा है कि आप अप्रूवल लेने पड़ेंगे, सिंगल विंडो सिस्टम होगा। अब मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि सिंगल विंडो सिस्टम ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स में एग्जिस्ट करता है, पर मुझे कोई एक एग्जांपल बताइए जहाँ पे वो सिंगल विंडो सिस्टम सक्सेसफुल रहा हो। ऑलमोस्ट 130-135 डिपार्टमेंट है जहाँ से हमें अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। वो अप्रूवल लेते लेते हमें 2, 3, 4 साल का टाइम निकल जाता है। कई बार तो ये कंडीशन आ जाती है कि प्रोजेक्ट आपका पूरा हो चुका है, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, आपके लोग रेजिडेंट रहने लगे हैं और अप्रूवल आपके अभी कुछ पेंडिंग पड़े होते हैं। बिल में गलत विज्ञापन देने वाले बिल्डर्स को कड़ी सजा देने के प्रावधान है। पहली बार इस तरह की गलती होने पर प्रोजेक्ट की लागत का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर बिल्डर बार बार ये गलती करता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। फ़ायदा तो एक ही है कि हर बिल्डर अपने आप को अप्रूव्ड करवाएगा रेगुलेटरी अथॉरिटी से या किसी भी जो भी स्टेट अथॉरिटी बॉडीज होगी, जैसे पुड्डा हो गया, कमांडा हो गया, उससे लाइसेंस लेगा, टोटल लाइसेंस लेगा, जिससे एक कस्टमर ओरिएंटेड हो जाएगी कि कोई फ्रॉड नहीं कर सकेगा। बिल में ये भी कहा गया है कि डेवलपर को हर परियोजना के लिए अलग बैंक अकाउंट रखना होगा। इससे एक परियोजना के लिए हासिल पैसे का इस्तेमाल दूसरी जगह नहीं हो पाएगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए हम जो लोग फाइनेंस करते हैं उसमें ऐसा हमने देखा है कि जो हमारे अकाउंट एनपीए होते हैं, ये जो डिफ़ॉल्ट होता है उसमें कई बार जो हमारे से लोन ले रहा था उसकी गलती नहीं होती, बिकॉज ऑफ द सम फ्रॉड और समथिंग मिस्टीवियस डन बाय रियल एस्टेट बिल्डर, ही गेट ट्रैप्ड इनटू दैट एंड आवर मनी गेट्स आल्सो स्टक अप। बिल में कॉर्पोरेट एरिया की परिभाषा दी गई है। इससे बिल्डर्स के लिए सुपर एरिया के आधार पर अपार्टमेंट बेचना मुश्किल हो जाएगा। बिल लाने का मकसद ठीक है, लेकिन देखना ये होगा कि इसे लागू कैसे किया जाता है। क्या बिल आ जाने भर से रियल एस्टेट सेक्टर की सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी? जानने की कोशिश करते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोपाल कश्यप, मोना ग्रीन्स के डायरेक्टर सेल्स हैं, विजय पॉल मैनेजर हैं और उपभोक्ता मामलों के वकील पंकज चंद गोठिया। गोपाल जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आप इस बिल को किस तरह से देखते हैं? मैं बिल को काफ़ी पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो 2 साल से एक मार्केट में इनसिक्योरिटी कस्टमर फील कर रहा था, इससे काफ़ी सिक्योर फील करेगा। उसका जो एक विश्वास उठ गया था बिल्डर के ऊपर से, उसका विश्वास दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। क्या बिल्डर्स के लिए ये मुश्किलें खड़ी करने वाला है बिल? देखिए, कहीं ना कहीं तो बिल्डर्स के लिए प्रॉब्लम है। कहाँ पे प्रॉब्लम आप देखते हैं? प्रॉब्लम जो देखते हैं, जैसे एक विदाउट अप्रूवल्स कंसेप्ट सेलिंग जो मार्केट से ख़त्म हो जाएगी। जो पहले क्या होता था कि एक हम बिल्डर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता था, प्री लॉन्च में अपने इन्वेस्टर्स को फ्लैट्स या जो भी लैंड अपने सेल कर देते थे, अब वो नहीं कर सकते जी। जो एक इनिशियल जो एक कैपिटल जनरेट की जाती थी या प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की स्टार्टिंग में जो फंड्स की जरूरत होती थी, वो नहीं मिल पाएगी। हाँ। गोपाल जी, काफ़ी सारे प्रावधान बताए जा रहे हैं, काफ़ी सारा लंबे चौड़े इसमें प्रावधान है, जिसके जरिए एक तरह से यही कोशिश की जा रही है कि जो धोखाधड़ी कर रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। यहाँ कहीं आपको लगता है कि बिल कुछ कठोर है? बिल थोड़ा सा कठोर है, इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। कहाँ पे आपको लगता है? जैसे कि एक विदाउट अप्रूवल आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट नहीं ला सकते।
आपको हर एक सिंगल विंडो सिस्टम जो कर रहे हैं उसको अभी इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, मुश्किल हो जाएगा। हाँ। विजय जी, आप किस तरह से देखते हैं इस बिल को? आपको क्या लगता है कि किसके लिए ये फायदेमंद और किसके लिए नुकसानदेह है बिल? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भी जो बिल्डर्स फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो कि प्रॉपर जिनका जो बेस ही यही है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उन्होंने चीज़ को पहले अपने प्रॉपर्टी को परचेज करना है, उसके बाद उसके लिए CLU लेनी होती है, जो भी मतलब कि जो बेसिक फॉर्मेलिटीज जो ईमानदार बिल्डर्स, ईमानदार जो बिल्डर्स हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो बिल्डर्स, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 5-5, 6-6, 7-7 सालों से अप्रूवल नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने यही किया कि प्रॉपर्टी को बना के कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, उसके बाद फाइनल अप्रूवल्स के लिए उनके लिए फाइलें गई हैं, जो कि कहीं ना कहीं अटक गई हैं, जिसके कारण जो एक आम आदमी का है उसका पैसा बहुत फंस रहा है। हाँ, ये यहाँ पर गलती किसकी है विजय जी? जैसे यहाँ पे गलती तो बिल्डर की नहीं है, मिली, यहाँ किसकी गलती? यहाँ गलती जो है बिल्डर की है, बिल्डर्स की है, बिल्डर्स की तभी गलती है। इसलिए शायद ये प्रावधान किया जा रहा है कि पहले आप मंजूरी लीजिए, उसके बाद आप लोगों से पैसा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो ईमानदार बिल्डर्स उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ऐसे चलते आ रहे हैं। हाँ, वो पहले मंजूरी लेते हैं, प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, उसके रजिस्ट्री कराते हैं, फिर उसके बाद अपनी मंजूरी लेते हैं, फिर आगे फर्दर का काम शुरू करते हैं। हालांकि आम लोगों को ये पता नहीं होता। पंकज जी, जिस तरह के प्रावधान आए हैं और जैसे विजय जी और गोपाल जी भी बता रहे हैं, उनका ये कहना है जो ईमानदार बिल्डर्स हैं वो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, ये जो धोखा देने वाले उन पर लगाम लगेगी। देखिए, मेरी समझ में कोई भी बिल्डर ईमानदार नहीं है आज के दिन में, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ईमानदार वर्ड उनकी डिक्शनरी में नहीं आता है, क्योंकि मैंने कंज्यूमर कोर्ट में बहुत तरह के केसेस देखे हैं। बड़े से बड़ा बिल्डर, मैं अगेन नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, 2007 में उन्होंने प्री लॉन्च कर दिया, 2012 में बंदे ने केस किया कि मुझे कोई पता ही नहीं मेरे प्लॉट का कहाँ है, और कोर्ट में जो जवाब दे रहा है बिल्डर, उसमें भी बिल्डर नहीं बता रहा है कि प्लॉट दे पाएगा नहीं दे पाएगा 5 साल बाद। ही साइलेंट अबाउट इट कि कहाँ है, प्लॉट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सारे पैसे ले लिए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट ड्यू है अकॉर्डिंग टू टाइम, पूरे पैसे दे दिए, 95%, 5% का डिस्काउंट था अगर टाइम से पैसे देते हैं, और 5 साल बाद प्लॉट का पता नहीं। कोर्ट के सामने ये रिप्लाई दे रही है बिल्डर। अब जो ये प्रावधान है, क्या उससे मदद मिलेगी? ये बिल आया है, लेकिन बहुत देरी से आया है। 2001 से गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग शुरू कर दी थी, कॉलोनाइजेशन अलाउ कर दी थी। लंबे वक्त से अटका पड़ा था ये बिल, अभी भी संसद में जाएगा, पारित होगा। अभी तो कैबिनेट ने पास किया है, अभी मेरे हिसाब से 1-1.5 साल 2 साल और लगेगा, तो ये जब आएगा तब काम शुरू होगा। लेकिन जो इसमें प्रावधान है, अगर ठीक तरह से लागू किए जाएं तो ज़रूर फायदेमंद होंगे, लेकिन लॉन्ग रन में ये इफेक्ट दिखेगा। इससे छोटे बिल्डर तो बिल्कुल ही मारे जाएंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टनेस से अगर इम्प्लीमेंट होएगा तो मारे जाएंगे। बड़े बिल्डर को फिर से वे आउट्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें प्रावधान में हर एक में इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है कि ये ऐसे करें कि वैसे करें। प्री लॉन्च ऑफर्स खत्म हो जाएंगे, वह जरूर बात है, लेकिन हम हर एक कानून में यही बात आती है कि इम्प्लीमेंटेशन उसकी किस तरह से की जाएगी, अमल में कैसे लाया जाता है। जैसे पंकज जी कह रहे, गोपाल जी, कि जो छोटे बिल्डर्स हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। डेफिनेटली नुकसान तो छोटे बिल्डर को, बड़े बिल्डर को भी है। इसमें साथ साथ में एक बात और ऐड करना चाहूँगा, इसमें इन्वेस्टर को भी नुकसान है। वो कहाँ? इन्वेस्टर को जो एक प्री लॉन्च में बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा। मतलब ओपनिंग ऑफर जो आप लोग देते हैं वो नहीं मिल पाएगा। वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन बात के नुकसान से तो वो बचेगा ना, जहाँ कह दिया जाता है कि आप 5 साल पहले कहा गया कि हम 2 साल में आपको फ्लैट देंगे, 5 साल बाद भी पता नहीं होता कि वो फ्लैट अभी बना भी है कि नहीं बना है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करूंगा, कहीं ना कहीं ये कस्टमर की अवेयरनेस में भी कमी रहती है। जब उसने अपना घर फाइनल करना है तो सबसे पहले उसको अपने डेवलपर के बारे में उसकी ब्रीफ हिस्ट्री कम से कम होनी चाहिए, प्रोफाइल पता होना चाहिए। कस्टमर की अवेयरनेस की कमी का ही तो फायदा उठाना चाहते हैं ये लोग, वही चीज़ है, इसी पे लगाम कसने की कोशिश है। अभी आज तक क्या हो रहा है कि बिल्डर अपना पैसा नहीं लगाता है किसी भी प्रोजेक्ट में, कस्टमर से पैसा लेता है, कस्टमर से पैसा लेता है और वह ही यूज करता है। लेकिन आप जो पंकज जी, पहले तो मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद आप पैसा ले सकते हो। बिल्कुल, ये लेकिन जब इम्प्लीमेंट होगा 2 साल 3 साल बाद, तब तक पर उम्मीद तो कर सकते हैं कि ये प्रावधान एक उम्मीद की जब किरण जरूर है, तो इसी के अकॉर्डिंग आगे चला जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इससे अब 2 तरह की दिक्कतें आएंगी कि एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी इन प्लेस है, उसमें कंज्यूमर कोर्ट्स में ये दायरे में आता है। इस एक्ट के अंतर्गत भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को बाहर रखा गया है। एक ये जरूरी चीज़ बतानी जरूरी है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो इस एक्ट के दायरे में नहीं आएगी। कमर्शियल प्रॉपर्टी कंज्यूमर एक्ट के दायरे में भी नहीं आती है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में फिर से धोखाधड़ी चलेगी, वो अलाउड है। सिर्फ कमर्शियल है, अगर मैंने ली है, अपने पैसे इन्वेस्ट किए मेरे लाइवलीहुड के लिए, कुछ कमाने के लिए, तो मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये बिल में बहुत बड़ी कमी है
ये रेगुलेशन ऑफ रियल एस्टेट का है, तो रियल एस्टेट में कमर्शियल भी आता है, रेजिडेंशियल भी आता है, तो दोनों चीज कवर्ड होनी चाहिए क्यों थी। अलग रखा गया हो सकता है? अब ये सरकार जाने, क्योंकि कमर्शियल से पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा है, तो इसलिए वेज एंड मींस निकाले जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जो बिल बनाते हैं कि भाई हमारे बंदे इससे बचे रहें, जिसमें मुनाफा ज्यादा है वो चीज बची रहे। कमर्शियल में ज्यादा मुनाफा है रेजिडेंशियल से, तो इसलिए उस चीज को निकाल दिया है। तो मुझे ये चीज नहीं समझ आती है इस बिल में क्यों किया गया है। विजय जी जैसे जी लेकिन ज्यादा तो जो आजकल जो चल रहा है वो रेजिडेंशियल जो चल रहा है, फ्लैट्स लेकिन कमर्शियल मामले का है। ज्यादातर मॉल इतने आ रहे हैं। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं कि कमर्शियल को, लेकिन कमर्शियल और रेजिडेंशियल में डिफरेंस इसलिए है कि रेजिडेंशियल में एंड यूजर है, एक आम आदमी है जिसे घर का सपना है। एक आम आदमी का सपना होता है लाइफ में एक बार घर बनता है, उस सपने से छेड़छाड़ होती है तो वो सारा लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। उसको सिक्योर करने के लिए बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट का, जैसे उन्होंने कहा कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, आज बहुत लेट हो चुके हैं। अगर ये चीज इम्प्लीमेंट 2 साल पहले 4 साल पहले हो चुका होता तो आज रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी होती। रियल एस्टेट मार्केट 2 साल से इसका भी असर पड़ा है, जो धोखाधड़ी हुई है, बहुत जिस असर तरह के पड़ा है। मामले आए हैं, उसका रियल एस्टेट के कारोबार पर भी असर पड़ा है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है रियल एस्टेट पे। आज डेट में बिल्डर्स पे एंड यूजर या कस्टमर आम आदमी विश्वास नहीं करता है कि ये सभी झूठे हैं। यहाँ पैसा लगाए ना लगाए, क्योंकि होता ही है कि आम आदमी की जिंदगी भर की जमा पूंजी है, वो उसके घर बनाने में लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर घर नहीं मिलता तो वाकई बहुत उसके लिए बेहद इसकी प्रॉब्लम ये है क्योंकि बड़े से बड़ा नाम गलत पाया गया है और छोटे से छोटा नाम बड़ा गलत पाया गया है, इसलिए विश्वास पूरा ही उठ गया सबसे। कागजी तौर पे सब कुछ दिखता है, लेकिन जमीनी तौर पे कुछ भी नहीं है। विजय जी आप कह रहे थे कि जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, पंकज जी कह रहे कि कागजों में तो सब कुछ दिखाई देता है लेकिन हकीकत में नहीं होता। नहीं तो जो ईमानदार बिल्डर है, जो जेन्युइन बिल्डर है, उसके पास तो जो कागज हैं, जो बैंक से जो स्टैम्प्ड होते हैं या जो गवर्नमेंट जो स्टैम्प करके पेपर्स देती है, वो तो एक आम आदमी को तो समझ में आने चाहिए ना। वो कागज कहाँ दिखाता है बिल्डर बुकिंग करने के टाइम? जो जेन्युइन बिल्डर जो जेन्युइन बिल्डर है वो दिखाता है जी, बिल्कुल दिखाता है। अगर ऐसा नहीं है, अगर रियल एस्टेट में आप जरूर दिखाना पड़ेगा। आज की डेट में अगर एंड यूजर मार्केट में है, एंड यूजर मार्केट में है, अगर लोग घर आज भी परचेज कर रहे हैं तो इट मींस कहीं ना कहीं तो विश्वास है। कुछ बिल्डर्स ने अपने आप को स्टैंड रखा हुआ है, अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी गुडविल को मेंटेन करके रखा हुआ है। 5-10% ही है जी। बिल्कुल है जी, यानी है ना। हाँ जी, यानी कि अब ये माने कि इस बिल के जो प्रावधान हैं वो आम आदमी के लिए राहत देने वाले हैं। गोपाल जी चर्चा में जाने से पहले हम, एक तो आम आदमी के लिए ये राहत देने वाला बिल है, ये बात तो साफ है, लेकिन बिल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे अभी बिल्डर्स की हम सुन रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि 35 विभागों से तकरीबन हमें मंजूरी लेनी पड़ती है, तो कितना मुश्किल भरा है ये काम। बिल्कुल इस सारे प्रोसेस में टाइम कंज्यूमिंग है। कोई भी बिल्डर अपना टाइमली जो है अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाएगा, ना ही स्टार्ट नहीं कर पाएगा, सेल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं होगी वो मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकता। उससे बिल्डर्स को काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ेगी, अपनी इन्वेस्टमेंट 100% करनी पड़ेगी, उसके बाद मार्केट में लाने पर रेट भी इंक्रीज होंगे। रेट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो कस्टमर के लिए महंगा हो जाएगा, बायर मार्केट में मिलना कम हो जाएगा। रियल एस्टेट एक तरफ हम देखते हैं रियल एस्टेट इंक्रीज होगा मार्केट, बट ये चीज़ें देखते हुए कि 100% आपको जब पास सारे सर्टिफिकेट्स कंप्लीट है तभी आप प्रोजेक्ट को मार्केट में ला सकते हैं। कस्टमर के लिए प्रोटेक्शन आ रही है, बट एट अ हेवी कॉस्ट। खरीदारों पर ही इसकी मार पड़ेगी। बिल्कुल बर्डन, वो अपनी जेब से तो लगाने वाले नहीं है, अपनी जेब से तो नहीं लगाएगा, बिल्कुल नहीं लगाएगा। हमारे से ही कोई टैक्स लगता है वो भी हमसे लिया जाता है, कोई खर्चा होगा वो भी हमसे लिया, क्योंकि पर हेड में डिवाइड करके वो हमसे ले लेंगे। तो ये प्रोटेक्शन जरूर आ रही है, लेकिन एट अ हैवी कॉस्ट आएगी कस्टमर के लिए, और प्रोटेक्शन एक्चुअल में रहती है नहीं रहती ये तो इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा। ये बहुत बड़ी मुश्किल है। इसमें डिफाइन किए गए हैं बहुत सी चीज़ें, जैसे सुपर एरिया और कारपेट एरिया का आजकल कंफ्यूजन है। इसका भी मतलब मिलता हमें जो बिल्ट अप एरिया है, जो वॉल्स पे इंक्लूडेड है, वही हम यूज़ कर सकते हैं पर्सनली, लेकिन हमसे चार्ज किया जाता है कॉरिडोर्स का भी, बालकनीज का भी, जो कॉमन एरियाज हैं। तो इसमें डिफाइंड है कि अब नहीं कर पाएंगे बिल्डर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बिल्डर पर स्क्वायर फीट का रेट इंक्रीज कर देगा कारपेट एरिया के अंदर का, तो अल्टीमेटली मार कस्टमर पे ही पड़नी है। मतलब कान आप इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बिल्डर्स ने वसूलना तो आम आदमी से। इससे कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। कारपेट एरिया या सुपर एरिया का रेट, अगर हम कारपेट एरिया का रेट चार्ज करेंगे नेचुरली पर स्क्वायर फीट रेट बढ़ जाएगा। वही बात, अगर वो भी तो वसूला तो खरीदारों से ही जाएगा, लेकिन अमाउंट में फिगर में फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन अगर कारपेट एरिया और सुपर एरिया को हम देखें तो सुपर एरिया जो है कॉरिडोर या लिफ्ट जो भी अदर एरियाज है वो तो है सोसाइटी के लिए, जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ही बिल्डर दे रहा है। जी विजय जी, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। विजय जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि भी अगर रेट का फर्क पड़ेगा तो कम से कम लोगों को इतनी सेटिस्फेक्शन है कि उनको चीज तो मिल जाएगी टाइम से। हाँ। इस तरीके की जो उन्होंने कहा है कि हाँ, तयशुदा वक्त में आपको हर हाल में मकान देना होगा, मकान देना होगा। लेकिन अगर
प्रॉमिस कर दिया जाता है और अप्रूवल नहीं दिया गया तो क्या प्रोसेस है? इसमें एक स्टेट और सेंटर के बीच में सामंजस्य की भी बात आएगी, क्योंकि जो ये बिल है ये सेंटर का बिल है। इसमें प्रावधान है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होएगी और हर एक स्टेट एक अथॉरिटी बनाएगा अपने पर्पसेस के लिए। अब स्टेट और सेंटर में डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं, कई बारी स्टेट वो बिल एज सच एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर स्टेट में अथॉरिटी नहीं बनी तो सेंटर में अथॉरिटी बन गई बिना मतलब के, कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्टार्ट आपको स्टेट से करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टेट और सेंटर का सामंजस्य जब तक नहीं बैठेगा उसमें भी बड़ी मुश्किल आएगी। हर एक एक्ट में ये मुश्किल आती है। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, किसी फायदेमंद के लिए आया था, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि राज्य और सेंटर के बीच में एग्रीमेंट ही नहीं होता कि कौन पैसा खर्च करेगा इसके लिए। इसमें भी वही बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। मतलब ऊपर से देखने में तो ये लग रहा है कि खरीदारों के लिए बहुत बेहतर है ये बिल, लेकिन इसके जो प्रावधान जो बीच की क्लॉज है वो फंसा रहे हैं। बाल की खाल अगर निकालें तो इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला, सिर्फ कॉस्ट बढ़ जानी है कस्टमर के लिए। प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन उसे कब मिलेगी? अगर एक बिल्डर डिफॉल्ट कर रहा है तो आपने कंप्लेंट करनी है रेगुलेशन अथॉरिटी को। नहीं, वो कह रहे हैं कि 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन कौन लगाएगा जुर्माना? रेगुलेशन अथॉरिटी। अगर स्टेट ने रेगुलेशन अथॉरिटी बनाई ही नहीं तो कौन लगाएगा? पर वो तो जरूरी करेंगे अगर बिल ला रहे हैं। जरूरी तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी अथॉरिटी बनाना जरूरी था। नहीं, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा, इंप्लीमेंट होता नहीं होता बात की बात है। बिल बनाने का फायदा क्या? अगर लाने में भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि इफेक्ट्स क्या होंगे इसके इफेक्ट्स बिल्डर को बेनिफिट है। अगर बिल्डर को पता है कि मुझे इस टाइम फ्रेम में अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना है तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होती है। सपोज करो विद इन 2 ईयर उसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी थी और वो 5 साल में करता है तो उसमें बिल्डर का नुकसान है। कस्टमर का कहीं ना कहीं सिर्फ ये है कि उसको एक इनसिक्योरिटी पता नहीं मुझे कब डिलीवर होगा। यानी आपके कहने का मतलब है कि बिल्डर्स इस बिल के आने के बाद खुद सचेत होंगे कि हमें तय वक्त पर अपना काम पूरा करना है, नहीं तो अगर मैं इसको लंबा खींच कर ले गया तो उसका भी मुझे ही भरना पड़ेगा। पेनल्टी क्लॉज भी है और साथ में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, वो भी बिल्डर को बेयर करनी होती है। ये पंकज जी ये तो सही बात लग रही है कि बिल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के से वो तो आज भी लागू होता अगर ये बिल नहीं आता। तो जो ये कह रहे हैं कि भाई 2 साल का प्रोजेक्ट अगर 5 साल में कंप्लीट कर रहे हैं तो बिल्डर की कॉस्ट बढ़ रही है, तो आज भी बढ़ रही है। नहीं देते उसके बाद भी सालों नहीं मिलता। जो डिफॉल्टर बिल्डर हैं ये उनके लिए होता है ना कि जो जिन्होंने बात तो डिफॉल्टर की ही हो रही है। बिल इसीलिए लाया जा रहा है कि डिफॉल्टर पकड़ में आए और उन्हें पकड़ा जाए ताकि वह ठीक समय पे 8 साल खिंच जाते हैं जहां पर नहीं। 8 साल के बाद डिफॉल्टर को मार्केट से खत्म नहीं कर सकते। हम तो यहाँ पंजाब में बैठे हैं, आप दिल्ली बॉम्बे में जाओ, जो बिल्डर है पता नहीं प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं, अपने उनको पोजेशन तक दे दिया है, उसके बाद इलीगल डिक्लेयर हो जाती है। एक शिकायत और है, एक ग्राहकों की एक शिकायत और होती है कि जिस वक्त आप लोग कहते हैं कि इतने का फ्लैट लिया, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद कीमत बढ़ा दी जाती है, ये भी शिकायत होती है। नहीं, कीमत बढ़ा दी जाती है जो नए बायर के लिए, जिसका एक रेट नहीं। पुराने बायर्स में भी ये सुनने को आता है कि 50 का बोला, उसके बाद 10 लाख आपने और बढ़ा दिया कि इतने दीजिए, उसके बाद हम देंगे आपको। हिडन कॉस्ट से कुछ बिल्डर्स की प्रैक्टिस मार्केट में क्या है कि स्टार्टिंग में कस्टमर को सिर्फ फ्लैट बुक करने के लिए या उसको फंसाने के लिए फ्लैट बुक कर दिया जाता है। हिडन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ पोजेशन क्या होता है कि कस्टमर को उसने जब एक एंड यूजर ने अपना घर फाइनल कर दिया, उसके बाद उसका एक होता है कि मेरा तो अपना घर फाइनल हो चुका है। पोजेशन टाइम पे बिल्डर कुछ बिल्डर कहते हैं आईडीसी ईडीसी मतलब डिफरेंट पेनल्टी लगा के देते हैं। यही बात है, जो बंदा लोन लेकर एक घर में पैसा लगा रहा है वो कहाँ से लाएगा इतना पैसा जो पहले से ही वो मैं बीच में बोलना चाहूंगा, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या फैसिलिटीज मिल रही है और क्या आपको पे करना है एट द टाइम ऑफ पोजेशन। लेकिन जब वो नहीं देते तो क्या करेगा वो बेचारा जो पहले ही 50 लाख फंसा चुका है, उसको तो हर हाल में फिर देने ही पड़ेंगे पैसे। यहाँ पंकज क्या हो सकता है इसमें लोन वाली चीज में? एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे बिल्डर ने कहा कि मेरी बिल्डिंग 9 फ्लोर तक बननी है, अब मैंने 9th फ्लोर पे एक फ्लैट लिया, मुझे अलॉटमेंट लेटर मिल गया, मैं बैंक में जाता हूँ लोन के लिए, तो अब बैंक कैसे अप्रूव करता है? बैंक बिल्डर को से वेरीफाई करता है, उस टाइम पता लगता है जी 9th फ्लोर तो बनना ही नहीं, अप्रूवल ही 7th फ्लोर तक मिला है। तो बैंक मेरा लोन रिजेक्ट कर देता है। तब मुझे पता लगता है जी ये तो बिल्डर मेरे साथ धोखा कर रहा है। तो ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। मतलब आप बैंकर अप्रूव्ड है बिल्डर द्वारा ही कि आप इससे लोन लीजिए और उसी से वो 9th फ्लोर का वो अप्रूवल नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी गलत तरीके की स्कीम फ्लोट कर दी जाती हैं, तो कस्टमर तो धरा का धरा रह जाता है। अगर ये बिल जिस तरीके से सामने आया है उसी तरीके से इसको अगर अमली जामा पहनाया जा सकेगा तो तब तो आपको लगता है कि धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी? धोखाधड़ी पे बिल्कुल, अगर इसे जिस तरह से बनाया गया उसी तरह से अमली जामा बनाया गया और इम्प्लीमेंटेशन स्टेट और सेंटर द्वारा मिलके सभी द्वारा की गई तो जरूर फायदा होगा कंज्यूमर का। इस चर्चा को खत्म करने का वक्त हो रहा है। जाने से पहले गोपाल जी आप कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ और इसमें शामिल हो सकता था इन प्रावधानों में?
इसमें एक चीज़ शामिल की जा सकती थी कि कोई बायर एक ऐसे सेल बना देती गवर्नमेंट, पुडा गवर्नमेंट, कि किसी भी बिल्डर का फ्लैट परचेज करने से पहले वो एक सर्टिफाई कर दे कि हाँ ये इनकी ऑल जितनी भी टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करके इनको प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। उससे एक सर्टिफिकेट मिलने से हो जाएगा कि कम से कम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तो रहेगी कि मेरे को पहले मैंने वेरिफिकेशन की है जी, अपने लेवल पे कस्टमर ये सरकार कर सकती है। विजय जी, हाँ, मैं जैसा कि गोपाल जी ने बताया ये बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसा कुछ होना चाहिए। इससे क्या होता है कि कस्टमर की एक तो अवेयरनेस रहती है, या फिर ऐसे ही कोई सर्टिफिकेट जो है जो कि बिल्डर्स को भी दे देनी चाहिए, जैसे कि बिल्डर ये XYZ सर्टिफिकेट दिखा देता है, उसके बाद कस्टमर को एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि हाँ मैं जिसके साथ बैठा हूँ ठीक बैठा हूँ मैं। और एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उस पर हर एक चीज़ स्पेसिफाई होनी चाहिए कि भी किस चीज़ का कितना पैसा लिया जा रहा है। मतलब पंकज, इनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से पूरे निर्देश और नियम और जो शर्तें हैं वो लिखित तौर पे एक जगह हो तो बहुत अच्छा हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रावधान की मंशा अच्छी है, लेकिन बहुत देर से आया है और क्या इफेक्ट लेता है ये देखने है, समय से पता देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं कि नहीं? आज नहीं दुरुस्त आया। वो क्यों? अभी देर ही आए क्योंकि अभी तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, अभी तो बिल है, एक्ट ही नहीं बना, एक्ट के बाद पता लगेगा इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन जब एक्ट भी बनता है तो प्रावधान वही कह रहा हूं, मंशा अच्छी है लेकिन अभी दुरुस्त नहीं हुआ। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि जिस मंशा के साथ ये बिल लाया गया है उसी मंशा के साथ इसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो लोग अपने घर का सपना देख रहे हैं उनके लिए रियल एस्टेट बिल राहत देने वाला है। उम्मीद करते हैं कि इस बिल को मंजूरी मिलने से रियल एस्टेट क्षेत्र में चल रही मनमानी पर कुछ हद तक अंकुश लग सकेगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।